जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें प्रस्तावना के बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना पे आने वाले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस क्या आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसके मद्देनज़र हमने क्या किया है, हमने केवल और केवल प्रस्तावना से रिलेटेड आने वाले जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। आप एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करिए। पहले तो आप खुद से पाज करिए और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहेंगे और जल्द से जल्द इसको चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और इनको हम लोग मिलके सॉल्व किया जाए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है बाय मिस्टेक, ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए था और ये निरपेक्ष शब्द लिखा गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पंथ निरपेक्ष हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष हमने लिख दिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है और कह रहा है इस खाली स्थान की जगह पे आपको क्या कौन सा ऑप्शन लगाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 26 नवंबर साल 1949 हमारा सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने संविधान की कुछ आर्टिकल्स को क्या कर लिया था, लागू कर दिया था। यानी हमारा संविधान अगर बात करेंगे लागू कब हो गया था, तो लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर बात करेंगे संविधान को पूरी तरह से पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो ये हो गया था 26 जनवरी 1950 को। यानी जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो संविधान के जितने भाग होते हैं अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जो अनुच्छेद की संख्या थी वो कितनी थी, 395 थी, 395 थी। तो 395 में जो टोटल लिए गए थे वो टोटल कितने लिए गए थे, तो उन 395 में 16 आर्टिकल को 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो ये डेट आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। आपको दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो हम लिखेंगे 26 नवंबर 1949। लेकिन कहेगा हमारा संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। सही आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 अगर पूरी तरह से लागू की बात करेगा, यानी 395 अनुच्छेद की बात करेगा तो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे शब्दों की, तो शब्द यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। जैसे यहाँ पे दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ पंथ निरपेक्ष, यहाँ दिया हुआ लोकतंत्रात्मक, यहाँ दिया हुआ गणराज्य शब्द। इन शब्दों का अलग अलग अर्थ अगर आप समझने की कोशिश करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारा देश किसी विदेशी शक्ति के अंतर्गत काम नहीं करने वाला है। जैसे आप अगर कहेंगे कि क्या अमेरिका हमारे किसी भी बनाए गए कानून, हमें अगर कोई भी कानून बनाना हो तो हम किसी अन्य देश से नहीं, जैसे अमेरिका की बात हमने किया, अमेरिका से हम ये नहीं पूछने जाएंगे कि हमें कोई कानून बनाना है तो आपकी क्या राय है। जैसे हम जीएसटी लागू करना था तो हमने जीएसटी को लागू किया, उसमें हमने किसी अन्य देश से कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे ही हमने नोटबंदी किया, नोटबंदी का समय आया, नोटबंदी किया। तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो भारत अपने कानून को खुद बनाता है और खुद स्वचालित करता है, उसे किसी बाह्य शक्ति के सहारे नहीं रहना रहता है। तो ये अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। वहीं पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है यानी भारत है वह क्या है, पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है। वह किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है, ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देता है। वह किसी धर्म को रोकता भी नहीं है और ना ही बढ़ावा देता है। जबकि कुछ अन्य देश ऐसे हैं जो क्या होते हैं,
धर्मनिरपेक्ष होते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्या है, अपने आप में एक इस्लामिक कंट्री है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो हमने नीचे लिखा है, यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन दिए रहा है, तो विचार की स्वतंत्रता जो कि दिया गया है यहाँ पे, विचार प्रकट करना, विचार की स्वतंत्रता में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है। वहीं अगर आप बात करेंगे विश्वास की स्वतंत्रता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। ये टोटल कितने हैं नंबर में, तो ये 5 दिए गए हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। हाँ, आर्थिक न्याय होता, आर्थिक न्याय की बात की गई है, न्याय की तो बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो पूछता है कि हमारे भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप हमेशा उसको आंसर करिएगा, कितनी स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता, कौन कौन से, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसी तरीके से पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 प्रकार की गई है। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसी तरीके से ठीक पूछता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की समता की बात की गई है, समता की बात की गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में समता की जो बात की गई है वो टोटल 2 प्रकार की समता है। एक तो है प्रतिष्ठा और दूसरी होती है अवसर की समता। तो 2 समता की बात की गई है। तो इसको आप जो है 352 से याद करके रखिएगा। 352 का मतलब ये होता है न्याय, हमने इसको लिख दिया एन। ये होता है स्वतंत्रता, इसको हमने लिख दिया यस। उसके बाद ये होता है समता, यानी एन यस यस एन एस एस। तो ये होते हैं क्या, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता जो है क्या है, संख्या में ज़्यादा है। आप बताइए आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, अगर आपको स्वतंत्र कर दिया जाए, आपको स्वतंत्र किया जाए तो आप सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। तो इसीलिए स्वतंत्रता की सबसे ज़्यादा बात की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सामाजिक न्याय। अभी अभी हमने बात की थी कि न्याय कितने टाइप की न्याय की बात की गई है, 3 टाइप के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से, तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। लेकिन कहीं भी धार्मिक न्याय यानी धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं की गई है। हमारे प्रस्तावना में, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 टाइप के न्याय की ही बात की गई है, जो यहाँ पे दिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लेकिन कहीं भी धार्मिक न्याय यानी हमारे प्रस्तावना में धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर इसका सही होगा के.एम. मुंशी। क्या नाम होगा, के.एम. मुंशी। अगर हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पारित करने का उत्तरदायित्व तो किसे जाता है, तो किसे जाता है उसको कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर साल 1946 में हुई थी।
उसके बाद दूसरी अगर हम बात करेंगे तो 11 दिसंबर साल 1946, और तीसरी बैठक जब हुई 13 दिसंबर साल 1946। इस दिन जब बैठक हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रस्तुत किया? प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह उस समय पारित संविधान सभा में पारित नहीं हो सका, और इसे पारित कब हुआ? तो 22 अगस्त साल 1947 में ये पारित हुआ। कब हुआ? 22 अगस्त 1947 में पारित हुआ। तो आपसे यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या होगा कि प्रस्तावना को पहली बार पारित करने का अगर हम बात करेंगे किसने प्रस्तुत किया, इसका उत्तरदायित्व तो किसे जाता है? तो होगा आंसर जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इन्होंने कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर साल 1946। फिर आएगा कि यह कब पारित हुआ? तो पारित हुआ वह डेट होगी 22 अगस्त साल 1947। यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। और संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा ही हमारे संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी। संविधान सभा ही क्या करती? भारत के संविधान का निर्माण करती, ठीक। वहीं पे अगर बात करें बी आर अम्बेडकर की, बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे, और उस 7 सदस्य में से बी आर अम्बेडकर उसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दिया हुआ है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, पहला। दूसरा, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, दूसरा। तीसरा दिया है कि उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है कि उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। उक्त शब्द का मतलब क्या है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन, आप लोग इसको एकदम रट लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन साल 1976, यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। पहला शब्द होता है समाजवादी, दूसरा होता है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द अगर जुड़ता है तो वह होता है अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। यानी 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में 3 नए शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो था वो क्या था? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसीलिए कहा है कि ये जो शब्द है ये 1950 में जब लागू संविधान का अंग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था, इसीलिए अंग नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि ये दे रहा है 1977, जबकि लागू कब यहाँ पे जुड़ा कब है? 1976 में। यहाँ 1985 दे रहा है, इस हिसाब से ये भी गलत है। और 4th नंबर का अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग है ही नहीं, जो कि सरासर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि 1976 में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट यानी ए वाला हमारा सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हम क्या कहेंगे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान जो है वो हमारा क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि बी आर अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आत्मा शब्द अगर हम संविधान में कहें तो 2 जगह बात की गई है।
यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निषेधक तत्व। तो अगर हम बात करें संविधान की आत्मा को किसको कहा गया है, तो बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जो आर्टिकल 32 की बात करें, जो किस में आता है, तो फंडामेंटल राइट मतलब क्या होता है, मूल अधिकार। मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसे बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये आत्मा, इसको क्या कहा था कि संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। अगर हम बात करें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार किस भाग में आता है, तो भाग 3 में मूल अधिकार आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किसके बारे में केवल बात की गई है, मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। उसी तरीके से राज्य के नीति निषेधक तत्व की बात करें तो ये आता है भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्व के बारे में बात की गई है। और मूल कर्तव्य वहीं जो है, यह भारतीय संविधान की जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य शब्द नहीं था, इसीलिए इसको क्या संशोधन करके जोड़ा गया है और यह भाग 4A में है। जब हम अलग अलग चीज़ों पर वीडियो बनाएंगे, जैसे जब मूल अधिकार बनाएंगे तो मूल अधिकार पर हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से ये भाग 12 से भाग 35 तक है और यहाँ पे आर्टिकल 32 का क्या यूज़ था। इसी तरीके से जब हम राज्य के नीति निषेधक तत्व पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो होंगी, एक सेपरेट वीडियो होंगी जिसमें केवल और केवल हम उसी के विषय में बात करना चाहेंगे बस। लेकिन तो आप साथ साथ लेके चलिए कि मूल अधिकार किस भाग में है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जानकारी मिली कि भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निषेधक तत्व को दिया गया है। वहीं मूल कर्तव्य को भाग 4A में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वह कहाँ दिया गया है, 32 आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, अगर भाग की टोटल बात करें तो कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। लेकिन अगर कह दे कि संविधान में मौजूदा स्थिति में गणना के हिसाब से कितने भाग हैं, तो गणना के हिसाब से टोटल 25 भाग होंगे। ठीक, अंतिम कितने होंगे तो 22 होगा और गणना के हिसाब से बात करेंगे तो 25 होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर पूछ दे अनुसूची कितनी है, भारत के अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो मूल जब संविधान था तब 8 थी और आज ये बढ़कर कितनी हो चुकी है, 12 अनुसूची हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से अगर अनुच्छेद की बात करें तो पहले तो अगर हम बात करेंगे मूल संविधान में 395 थी, लेकिन आज यही बढ़कर कितनी हो चुकी है, 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो आपसे अगर पूछे गणना के हिसाब से कितना है तो आप आंसर देंगे 470 और अंतिम कितना है तो 395 ही आंसर आप करने वाले हैं। लेकिन अनुसूची की जब बात करेगा, चाहे अंतिम दे या गणना के हिसाब से दे, दोनों का आंसर हमारा क्या होने वाला है, 12 ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि किस वाद में यानी किस वाद विवाद में कि फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या देता है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जो मामला है उसे हमने क्या रहा यहाँ पे, बेरुबारी मामला, यानी बेरुबारी मामला साल 1960 में आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और कहा कि उद्देशिका जो है उस संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसी मामले को पलटते हुए केशवानंद भारती मामला जब आता है साल 1973 में, तो यही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देती है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है और इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। उसी के बाद साल 1976 में बात करेंगे, जिसमें क्या किया गया, 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द थे, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। किस संशोधन से, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। पहले ही हमने बताया केशवानंद भारती मामले में हुआ था, और साथ ही साथ एक और मामला है जिसके पहले हुआ था, वो था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे केशवानंद भारती मामला तो है नहीं, तो हम इसका सही आंसर क्या करेंगे, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा सही आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान निर्माताओं के मत को प्रतिबिंबित करता है। यानी भारतीय संविधान निर्माता यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो संविधान को बनाया, तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, वो कहाँ प्रतिबिंबित, कहाँ दिखाई देती है, तो केवल और केवल हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। एक यहाँ पे हमने कहा था शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हमारा देश किसी अन्य देश के हाथ में नहीं है, सारी शक्तियाँ किसके अंदर निहित है, तो भारत के अंदर निहित है। इसी तरीके से वहाँ पर एक शब्द मिलता था पंथ निरपेक्ष, जो बताता था कि हमारा जो देश होगा वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा, ना ही राज्य का कोई यानी धर्म होगा। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे शब्द था लोकतंत्र, लोकतंत्र शब्द था। तो ये सारे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, सब प्रस्तावना में रखे हुए हैं, जो क्या बताते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता थे, वो क्या सोच लेकर पूरे संविधान को बनाने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। एक बार हमने बताया था कि बेरूबारी मामले में क्या कहा था कि संविधान का हिस्सा नहीं है, यही कहा था। बेरूबारी मामले में कहा था हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो किस मामले में किया? केशवानंद भारती मामले में। और केशवानंद भारती मामला कब आया था? तो साल 1973 में आया था। एक प्रश्न पूछा जाता है केशवानंद भारती मामले से कि अब तक की सबसे बड़ी पीठ जिसने फैसला दिया वो कौन सा केस था? तो कौन सा केस था? केशवानंद भारती विवाद था, जिसमें कुल 13 जजों ने निर्णय दिया था, और ये निर्णय 7-6 के मत से आया था। यानी 7 लोगों ने कहा कि हाँ ये सही है, वहीं 6 लोगों ने कहा कि ये गलत है। आगे कभी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने मामले हैं, जैसे बेरूबारी मामला, A.K. गोपालन मामला, केशवानंद भारती मामला, प्रिवी पर्स विवाद और मेनका गांधी, और बहुत सारे केसेस हैं, उस पर कभी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और आपको उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से कौन सा किस सन में आया और क्या मामला था, सारे पर एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो ये आपको रट जाना चाहिए। हमने बताया 5 तरह की स्वतंत्रता, 3 तरह की न्याय और 2 तरह की समता। जो क्या था? 352। 3 तरह का क्या था? 3 तरह का न्याय। 5 तरह की क्या थी? तो स्वतंत्रता, और अगर हम बात करें तो 2 तरह का क्या था? समता थी। 2 तरह की समता की बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? न्याय की बात की है, तो 3 तरह की न्याय की बात की गई है। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आर्थिक न्याय। तो न्याय 3 तरह की थी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय की बात किसमें कहा गया है? तो
उद्देशिका के साथ ही साथ इसकी बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आता है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व आता है, जिसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो उनकी व्याख्या अगर हम बात करेंगे, जैसे न्याय की बात, समता की बात करेंगे तो समता कहाँ बात की गई है? फंडामेंटल राइट में। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18 तो वहाँ पे क्या बात की गई? फंडामेंटल राइट यानी समता का अधिकार, समता का अधिकार दिया गया है। उसी तरीके से आप जब पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें आर्थिक न्याय तथा समाज के कल्याण के लिए बात की गई है। ठीक उसी तरीके से मूल अधिकार में भी कई तरीके से, जैसे आर्टिकल 19 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें का मूल अधिकार जिसमें समता और स्वतंत्रता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसमें आर्थिक न्याय, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? मौलिक अधिकार की बात की गई है। इन सारी चीज़ों की बातें इसमें की गई है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? पहला क्वेश्चन ही हमने बताया था कि एक कुछ शब्द दिए थे और वो शब्द कहाँ से आया था? उसमें था हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या कहता है कि देश को यानी हमारे संविधान को, हमारी सरकार को जो शक्ति मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? तो हम भारत के लोग यानी हम सभी भारतीय लोगों से मिलने वाली है। यानी जो सरकार होती है वह, उसमें कोई शक्ति निहित नहीं है। जो सारी शक्ति निहित है वह किस में निहित है? तो भारत के लोगों में निहित है। तो ये बात कहाँ गई है? तो ये बात संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, में कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है। यहाँ पर देखिए शब्द क्या है? समाजवादी। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द 1976 को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे तो ये भी कब आया था? 1976 में आया था, और ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न का मतलब हमने पहले ही बताया। ये कब आया था? तो 26 नवंबर साल 1949 को, क्योंकि ये प्रारंभ में ही था। प्रस्तावना जब अंगीकृत किया गया था तभी प्रभुता संपन्न शब्द था। लेकिन लोक कल्याण शब्द की बात करेंगे तो उद्देशिका में कहीं भी लोक कल्याण शब्द की बात नहीं की गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोक कल्याण। हमारा आंसर होगा लोक कल्याण। कहते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव प्रकट करता है? धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे शब्द है धर्मनिरपेक्ष, हालांकि इसको क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहते हैं। एक शब्द होता है सेक्युलर और उसके दो अर्थ होते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष। तो हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, जो कहता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में राज्य का धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब क्या है यहाँ पे? है राज्य का मतलब देश से है। राज्य का मतलब देश से हो सकता है, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका सही आंसर हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन, 3 चीज़ों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर वर्णित करता है तो वह कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था साल 1976। साल 1976
और ये कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार यानी कितने में दिया गया? भाग 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में दिया? भाग 4 में। ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, क्योंकि प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? 8, और अब बढ़कर कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। उसी में से एक कौन है? 9वीं अनुसूची है। ठीक है। 9वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है भूमि सुधार के बारे में बात करता है। इसमें लगभग इस समय 284 विषय हो चुके हैं, 284 विषय हो चुके हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कहता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, ये तो अपने आप में सही है। हमने बताया था कि इसका उत्तरदायित्व तो किसे जाता है? तो वो नेहरू को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही 13 दिसंबर, इस डेट को एकदम याद करिएगा, 13 दिसंबर साल 1946, साल 1900, यहाँ थोड़ा सा लिखने में समस्या है, साल 1946 को क्या हुआ था बात करेंगे। नेहरू जी ने प्रस्तावना यानी ये उद्देशिका को प्रस्तुत किया, लेकिन उस दिन तो ये पारित हुआ नहीं। पारित कब हुआ? तो 22 अगस्त साल 1947 में ये पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा, 46 में प्रस्तुत हुआ लेकिन पारित 47 में हुआ है, और 22 अगस्त 1947 को। एक चीज़ पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो है किस देश में सबसे पहले आया था? तो वह देश कौन सा है? USA। कौन सा है? USA यानी अमेरिका। और ये पूछा जाता है साथ ही साथ कि हमारे जो संविधान में प्रस्तावना है उसका जो भाषा का प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और इसमें हम बात करेंगे तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर इसमें से ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ ए नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ सही चीज़ें हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या सही हो रहा है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, तो इसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है। यानी इसमें दिए गए किसी आधार पे, जैसे स्वतंत्रता की 5 स्वतंत्रता की बात की गई है, या 3 न्याय की बात की गई हो, या 2 समता की बात की गई हो, तो इनके आधार पे आप किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, आप नहीं जा सकते। लेकिन वहीं अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, आपके फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की बात करें तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये आपको अधिकार देता है कि आप आसानी से कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। आप बताइए क्या उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता? अगर संशोधन नहीं किया जा सकता तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो शब्द कौन कौन से थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो हमारा इसके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त में से एक या अधिक तो है नहीं, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या है? न्याय योग्य नहीं है, ये भी गलत हो रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही क्या बना? उद्देशिका बना। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार की न्याय और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की गई है। तो हमें पता है न्याय कितने टाइप की है? 3। 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वहीं स्वतंत्रता की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। समानता की बात करेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और एक भ्रातृत्व की बात की गई है, एक भ्रातृत्व की बात की गई है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3। और न्याय की बात कर रहा है और सबसे पहले 3 दे रहा है, बाकी किसी में 3 नहीं। 1 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया, यानी स्वतंत्रता, जो कि न्याय क्या है? 3 टाइप की। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इसका जो क्रम होना चाहिए सही, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्रम होगा। यानी पहले कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात करता है। तो ये हमारा क्या होगा, सही सीक्वेंस होगा। इसको आप कर सकते हैं SPLG। आपसे कोई पूछे सही सीक्वेंस क्या है, तो सही सीक्वेंस क्या है, SPLG। SP का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस S का मतलब होता है समाजवादी, इस P का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, इस L का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, और इस G का मतलब होता है गणराज्य होता है। तो अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में सही सीक्वेंस पूछे तो आप क्या कहेंगे, SPLG। SP मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, S मीन समाजवादी, P का मतलब पंथ निरपेक्ष, L मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, और G का मतलब होता है गणराज्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका सही होगा। ठीक उसी तरीके कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। सेम चीज़, सेम क्वेश्चन आ गया है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, उद्देशिका को हम सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, जब प्रस्तावना की बात करेंगे तो कुछ लोगों ने अलग अलग चीज़ें कही हैं। जैसे कि मुंशी ने क्या इसे कहा, जन्मपत्री नाम दिया है। इसे क्या कहा, जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री नाम दिया है। किसने, कि मुंशी ने। वहीं सुभाष कश्यप ने क्या कहा है, तो सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टलिका है। वहीं अगर हम बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहाँ आते हैं, तो ये आता है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 किसके अंडर में आता है, तो ये आता है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। और मूल अधिकार किस भाग में आता है, तो ये आता है भाग 3 में आता है। तो यहाँ पे हमने आत्मा शब्द क्यों लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा था, तो वहाँ पर नाम क्या होगा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। क्या नाम होगा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। क्या होगा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये नाम आता है। जो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो प्रस्तावना है, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, आत्मा कहा। लेकिन BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा, आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है कि प्रस्तावना को किसने कहा था, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने आत्मा कहा था। लेकिन अगर पूछ दे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने आत्मा कहा था, तो सही आंसर क्या होगा, BR अम्बेडकर सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा 1975 में कौन सा नहीं सम्मिलित था, तो यहाँ पर क्या बंधुत्व नहीं था, बिल्कुल था। बंधुत्व शब्द पहले से था। ये कब था, तो 26 नवंबर साल 1949 को ये शामिल था। संप्रभु भी 26 नवंबर साल 1949 को शामिल था। समानता की बात करेंगे तो समानता भी शामिल था। लेकिन अखंडता की बात करेंगे तो अखंडता शब्द साल 1975 तक शामिल नहीं था। क्यों, क्योंकि यह 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो 1976 में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, जिनमें से एक क्या है, अखंडता शब्द भी है। साथ ही साथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने बनाए, और अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो हमने बता दिया। आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम इस पर वीडियो और बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।